डीडीसी बीडीसी ग्रांट्स को डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा बना रही है जम्मू कश्मीर की सरकार। डिस्ट्रिक्ट प्लान और यूनियन टेरिटरी प्लान के बीच में साफ तौर पर डिस्टिंक्शन हो, साफ तौर पर दोनों प्लान अलग अलग हों। आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह बताया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में क्या होगा। 1 अप्रैल 2023 से जितनी भी एरिया डेवलपमेंट स्कीमें हैं जिसमें बीडीसी डीडीसी ग्रांट्स हैं, ग्रांट नंबर 8 फाइनेंस डिपार्टमेंट की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की ग्रांट्स, ये अब डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा होंगी। यानी आज के बाद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का प्लानिंग होगा, की जो भी प्लानिंग होगी, जो भी उनका प्लान होगा साल का, वो प्लान अब डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा होगा। यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो यूनाइटेड स्कीम अनटाइड स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उन अनटाइड स्कीम्स को भी अब डिस्ट्रिक्ट प्लान में डाल दिया गया है। एनएफबी स्कीम जिसको डीडीसी इंप्लीमेंट करता है, वो भी अब डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा है। एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम जिसको प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता है, वो भी अब डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा होगा। समृद्धि सीमा योजना जिसे प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है, वो भी अब डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा होगा। बैक टू विलेज का प्रोग्राम जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इंप्लीमेंट करते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा होंगे। यानी अब डिस्ट्रिक्ट के प्लान को जब डिस्कस किया जाएगा, जब प्लान तैयार किया जाएगा, तो उसमें बाजाब्ता बैक टू विलेज का कंपोनेंट होगा, उसमें समृद्धि सीमा योजना का कंपोनेंट होगा, एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट स्कीम का कंपोनेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की जितनी भी स्कीम्स हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम्स में तमाम सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स होंगी। डीडीसीज को यह इंश्योर करना है कि वो अर्बन लोकल बॉडीज के जरिए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जरिए फंड्स, जो पैसे इसके लिए मुहैया कराए जाएंगे, उनकी यूटिलाइजेशन को इंश्योर करें। अब अर्बन लोकल बॉडीज का जब बात की गई है और इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को यह कहा गया है कि आपने ये इंश्योर करना है कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फंड्स की यूटिलाइजेशन 100% करें, उसे आपने इंश्योर करना है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की स्कीम BADS, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम जिसको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करता था, अब वो स्कीम भी डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा होगी। CDF जो MLAs का होता है, उसको उसकी डिसबर्समेंट और उसके लिए भी जो प्लान अब तैयार होगा, वो डिस्ट्रिक्ट प्लान में ही तैयार होगा। MPLAD स्कीम, उसको भी डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा बनाया गया है। SDRF स्पेशल डिजास्टर रिस्पांस फंड्स जो हैं, उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद पंचायत लेवल प्लान्स और ब्लॉक लेवल प्लान्स को सबस्यूम किया गया है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा बनाया गया है। यानी अब जब पंचायत लेवल का प्लान तैयार होगा, ब्लॉक लेवल का प्लान तैयार होगा, इन दोनों प्लान्स को इकट्ठा किया जाएगा और यह भी डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा होगा। उसके बाद यह भी कहा गया है कि जो यूटी लेवल का प्लान होगा, यूटी लेवल के प्लान में वो तमाम रिसोर्सेज, यूटी लेवल के प्लान में वो तमाम रिसोर्सेज होंगे उन तमाम कामों के लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को नहीं दिए गए हैं, या इंटर डिस्ट्रिक्ट प्लान्स हैं, या वो सारे प्लान्स जिन्हें डिपार्टमेंटल प्लान्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों को यह भी कहा गया है कि वर्क प्लान, एक्शन प्लान, इसे आप कंपाइल भी करेंगे, इसे आप सबमिट भी करेंगे, लेकिन आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ बाजाब्ता बातचीत करके ये करेंगे और डिस्ट्रिक्ट प्लान में आप करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट प्लान में आपको ये करना है। उसके बाद तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों को कहा गया है कि वो तमाम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिन्हें डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया है, उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट सेक्टर प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके। यानी केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीमें अलग अलग जिलों में इंप्लीमेंट हो रही हैं, उन तमाम केंद्र सरकार की स्कीमों को भी डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा ताकि उन स्कीम्स को मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, फंडिंग उनकी डिपार्टमेंट से होगी, जैसे फंडिंग इनकी हो रही है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। नाबार्ड के थ्रू जितनी भी स्कीम्स फंड हो रही हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो भी डिपार्टमेंट के कंसर्न, जो भी डिपार्टमेंट, नाबार्ड, मान लीजिए किसी कोई भी स्कीम है जिसमें फंडिंग नाबार्ड से हो रही है, पैसा नाबार्ड से आ रहा है, आपकी सड़क बन रही है, नाबार्ड बना रहा है, आपका कोई और काम हो रहा है, उसको नाबार्ड कर रहा है, तो अगर नाबार्ड के जरिए फंडिंग हो रही है तो उसको कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कर रहा है, तो उसके वर्क प्लान में वो होना चाहिए कि वर्क प्लान में उनके होना चाहिए
और वो भी यूटी प्लान में आएगा 1 अप्रैल 2023 के बाद। कोई भी काम जो इस वक्त हो रहा है, कोई भी स्कीम जो इस वक्त इंप्लीमेंट की जा रही है, उसे भी यूटी प्लान में डिपार्टमेंट इनकॉर्पोरेट करेगा। B12 स्टेटमेंट जो है उन तमाम कामों का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से लेकर, लेकिन इन्हें भी इनकी मॉनिटरिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे हो रही है वैसे ही होती रहेगी। डिस्ट्रिक्ट सेक्टोरल आउटलेज जो हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट सेक्टोरल आउटलेज का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में जो आप साल का बजट तैयार करते हैं अपना, वो कैपेक्स बजट का हिस्सा होंगे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। कोई भी काम जो हो रहा है, कोई भी स्कीम जो इस वक्त चल रही है, उसे भी शिफ्ट किया जाएगा और उसे भी यूटी लेवल प्लान में डिपार्टमेंट के इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि एग्जिस्टिंग जो सेक्टोरल सीलिंग्स हैं 2023-24 की, वो साफ तौर पर डिमांड फॉर ग्रांट्स में दिखाई जाएंगी। जो स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं अर्बन लोकल बॉडी ग्रांट्स में, उन्हें भी शैल बी फर्स्ट चार्ज अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम। तमाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों को और डिपार्टमेंटों को यह कहा गया है कि वो अपना एक्शन प्लान, वर्क प्लान अलाइन करें और वो स्विच ओवर करें उन स्कीम के ऊपर बेस्ड बजटिंग प्रोसेस, स्कीम बेस्ड बजटिंग प्रोसेस। अब आप आज की बात होना है कि स्कीम जो है, स्कीम के हिसाब से आपने अपना बजट तैयार करना है साल 2023-24 के लिए। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डिवीजन 1 को कहा गया है कि आप डिटेल्ड गाइडलाइंस किन किन कामों को एनुअल एक्शन प्लान में इंक्लूड करना है हर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो स्कीम ऊपर बताई गई है उसके एन मुताबिक आप इसको फौरन उसका एक मैनुअल तैयार करें और ताकि तमाम लोगों को समझने में आसानी हो। अब इसको थोड़ा सा अगर सरल भाषा में समझें तो सरल भाषा में ये कि लगभग अगर हम स्कीमों की बात करें तो 12 के करीब करीब स्कीमें हैं। इन 12 स्कीमों को डिस्ट्रिक्ट प्लान का हिस्सा बनाया गया है। इसमें एरिया डेवलपमेंट स्कीम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की ग्रांट्स हैं, डीडीसी की भी ग्रांट है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की भी ग्रांट है। ग्रांट नंबर 8 जो फाइनेंस और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की ग्रांट्स हैं, ग्रांट नंबर 28 रूरल डेवलपमेंट की ग्रांट, तो एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इन्हें उसके बाद डीडीसीज के पास, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास जो यूनाइटेड स्कीम होती है, उसे भी इसका कंपोनेंट बनाया गया है। यानी अब जब डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार होगा, उस डिस्ट्रिक्ट प्लान में एसडीआरएफ का कंपोनेंट भी होगा, एमपीलैड का कंपोनेंट भी होगा, एमएलए को जो सीडीएफ मिलता है वो सीडीएफ भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम जिसको प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है, वो भी इसका हिस्सा होगा। यानी अब डिस्ट्रिक्ट प्लान थोड़ा एग्जॉस्टिव होगा। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। डिस्ट्रिक्ट प्लान में काम आइडेंटिफाई कराने के लिए एक अलग मॉड्यूल था, लेकिन अब मॉड्यूल को बदल दिया गया है ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान और यूनियन टेरिटरी लेवल प्लान में साफ तौर पर फर्क नजर आए। यूनियन टेरिटरी प्लान में बड़ी चीजों को प्रायोरिटाइज किया गया हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान का जहां तक ताल्लुक है उसमें बता दिया गया कि ये 12 स्कीमें जो हैं अब डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान का हिस्सा रहेंगी। और यह भी कहा गया है कि जो पंचायत लेवल के प्लान होंगे, जो ब्लॉक लेवल के प्लान होंगे, उन्हें सबस्यूम किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्लान में। यूटी लेवल के प्लान जो है उसमें वो रिसोर्सेज होंगे उन तमाम कामों से जुड़े हुए जिन्हें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, जिन डिपार्टमेंट्स को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है कि इस डिपार्टमेंट के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तय करेगा कि किस काम को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा काम आज करना है, कौन सा काम बाद में करना है। उनके अलावा जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे जो हैं यूटी लेवल प्लान में आएंगे। और डिस्ट्रिक्ट जो डीडीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स जो हैं, उन्हें यह कहा गया है कि आपने वर्क प्लान और एक्शन प्लान को कंपाइल भी करना है, डिपार्टमेंट में सबमिट भी करना है, लेकिन यह सारा काम आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कंसल्ट करके करेंगे। आप बिना उनकी कंसल्टेशन के कुछ भी नहीं करेंगे। उनकी कंसल्टेशन लेंगे और आप बिल्कुल 73rd अमेंडमेंट में जो कुछ उनके लिए जो ताकतें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दी गई हैं, उन ताकतों के एन मुताबिक आप काम करेंगे। अब हुकूमत ने तो ये सर्कुलर एक निकाल दिया है। इस सर्कुलर में उन्होंने गाइडलाइंस दे दी हैं और इसमें ब्रॉड बेस्ड गाइडलाइंस आने वाले दिनों में आएंगी और उसमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे डिपार्टमेंट, जिन डिपार्टमेंटों को लेकर बताया जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से कामों को प्रायोरिटाइज करेगा, किस तरीके से प्लान में पैसा रखना है, कैसी प्लानिंग करनी है, वो तमाम चीज़ें उसमें, वो गाइडलाइंस उसमें आ जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हो या पंचायत हो, क्या इनको गंभीरता के साथ सरकार ले रही है, विभाग ले रहे हैं, निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी ले रहे हैं?
क्या पंचों और सरपंचों की जो ताकतें हैं उन ताकतों को वो उन ताकतों का इस्तेमाल करने में वो कामयाब हो रहे हैं? आपने तो पंचायतों को और ज़्यादा ताकतवर करने की बात की थी, क्या वो इतनी ताकतवर हैं? अगर आज भी सरकारी बाबू बताएंगे कि अगर आज भी सरकारी बाबू बताएंगे कि पंचायत में कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम बाद में होगा, अगर आज भी प्लान ये सरकारी बाबू घर में बैठकर बनाएंगे और उसके बाद डीडीसी को, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को दे देंगे और उसके बाद वो सरकार के पास चला जाएगा और उसके हिसाब से फंडिंग होगी, उसके हिसाब से कामों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, तो फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के होने का कोई फायदा नहीं है। आप डीडीसी से, बीडीसी से और पंचायतों के जो पंच और सरपंच हैं, जब उनसे आप बात करते हैं तो वो आज भी आपको ये रोना रोते हुए नजर आते हैं कि जब सरकार प्लान बनाती है, उस प्लान को बनाते वक्त सरकार को जिस तरीके से हमें कंसल्ट करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंस हमको देनी चाहिए, जिस तरीके से सरकार के सरकारी बाबू को हमारे साथ बैठना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं बैठते हैं। इसमें एक रास्ता ज़रूर है कि अगर हर महीने की आखिर में या 3 महीने में एक बार क्वार्टरली, या तो चीफ सेक्रेटरी खुद या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद पंचों, सरपंचों, ये सारे डीडीसीज को ऑनलाइन जोड़कर उनसे बात हो जाए और वो डीडीसीज आपको बताएं कि उनको ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ दिक्कतों और क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और उन सारी दिक्कतों और परेशानियों को सुनने के बाद अगर एक वॉल्यूमिनस और डिटेल्ड ऑर्डर जम्मू कश्मीर की सरकार इशू करे और सरकारी अफसरों को यह समझाए और बताए कि आपको किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशनों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, आपने किस तरीके से उनको इंपॉर्टेंस देनी है, और पंचायतों के नुमाइंदों को, डीडीसीज को, बीडीसीज को, पंचों को, सरपंचों को बिठाकर भी समझाए कि जब प्लान तैयार करना है तो प्लान तैयार करने के लिए आपको कामों को प्रायोरिटाइज किस तरीके से करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, किस स्कीम में कौन सा काम कैसे किया जा सकता है, फंडिंग का पैटर्न क्या है, प्लान कैसे बनाया जाना चाहिए। अगर सरकार कोशिश करे ये प्लान भी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस खुद तैयार करें, अफसर सिर्फ बैठकर उनकी मदद करें, तो ये असल एम्पावरमेंट होगी बीडीसीज की, डीडीसीज की, पंचों की और सरपंचों की। लेकिन अगर प्लान तैयार करेंगे सरकारी बाबू और उसके बाद दस्तखत करना होगा पंचों और सरपंचों को, तो ये मुझे लगता है एम्पावर नहीं करेगा पंचों और सरपंचों को। आप सिर्फ एक सिस्टम बदल रहे हैं, एक मोड बदल रहे हैं। सिस्टम और मोड बदलने से, आप अगर ये सोचते हैं कि सिस्टम और मोड बदलने से पंचायतों के काम करने का तरीका बदलेगा या उससे कोई बड़ा बदलाव आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। बदलाव तभी आएगा जब पंचायतों को एम्पावर किया जाए उसी तरीके से जिस तरीके से वो एम्पावर होना डिजर्व करती हैं।